Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. पिछले लेक्चर में हमने डच के बारे में पढ़ा. हमने देखा कि डच ट्रेड में सक्सेसफुल थे लेकिन पॉलिटिकल पावर नहीं बन पाए, है ना. आज हम बात करेंगे यूरोपियन कंपनी की जिसने ना इंडिया का इतिहास बदल दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी. और याद रखिए, जब ये कंपनी इंडिया आई थी तब इसका पर्पस सिर्फ ट्रेड करना था, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेडर से ना रूलर बनती गई. आज का लेक्चर इसी जर्नी की कहानी से के बारे में है. ओके, सो अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करें तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से कि मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर कोई कंपनी आपके सिटी में एक छोटा सा शॉप खोले और 100 साल बाद पूरी सिटी पे कंट्रोल कर ले, तो क्या आप बिलीव करोगे? लेकिन एग्जैक्टली ना यही ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में किया. 1600 में वो एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई और बाद में पूरी इंडिया पे वो रूल करने लग गए, है ना. सो चार्टर ऑफ 1600 की बात करते हैं तो सबसे पहले कंपनी का बर्थ स्टोरी समझते हैं. 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक चार्टर इशू किया. इस चार्टर के थ्रू एक कंपनी को ना ईस्ट इंडीज़ के साथ ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट दिया गया. कंपनी का ऑफिशियल नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़. इतने बड़े नाम थे इसके, ठीक है, नाम बड़ा था, इसीलिए हम इसे सिंपली ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं. चार्टर की स्पेशल फीचर्स की बात करें तो ये एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट था, 15 साल के लिए मोनोपोली था, जॉइंट स्टॉक कंपनी था और इनिशियली सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी थी ये. अब एक एग्जांपल इमेजिन करो कि आज अगर गवर्नमेंट किसी एक कंपनी को बोले कि सिर्फ तुम ही किसी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, तो उस कंपनी को मोनोपोली मिल जाएगी, है ना. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी वही एडवांटेज मिला. तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल अटेम्प्ट्स के बारे में. उसमें सबसे पहले है विलियम हॉकिंस. अब कंपनी ने डिसाइड किया कि इंडिया में ट्रेड स्टार्ट करना है, तो 1608 में विलियम हॉकिंस इंडिया आए. इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट को इसका फर्स्ट जो है ये फर्स्ट इंग्लिशमैन थे जो ना मुग़ल कोर्ट पहुँचे. जहांगीर के कोर्ट में आए, ट्रेड प्रिविलेज मांगे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि पोर्तुगीज़ पहले से मुग़ल कोर्ट में इन्फ्लुएंस रखते थे और इसीलिए जहांगीर ने ना हॉकिंस को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया. अब सवाल आता है कि स्टूडेंट, अगर आप किसी स्कूल में नए स्टूडेंट हो और एक ग्रुप पहले से प्रिंसिपल का फेवरेट हो तो क्या आपको इमीडिएटली इम्पोर्टेंस मिलेगा? क्या नहीं ना. वही हॉकिंस के साथ हुआ. इसके बाद आते हैं सर थॉमस रो. ठीक है, अब इंग्लिश ने ना बेटर स्ट्रैटेजी यूज़ की. 1615 में सर थॉमस रो इंडिया में आते हैं. ये किंग जेम्स फर्स्ट का एम्बेसडर था. अब ये रॉ इतने सक्सेसफुल क्यों हुए? क्योंकि ना ये डिप्लोमेसी समझते थे और उसने ना जहांगीर के साथ एक अच्छी रिलेशन बिल्ड की और वही अचीव कर दिया जो हॉकिंस नहीं कर पाए. अचीवमेंट ये हुआ कि सूरत में ना फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन मिली, ट्रेडिंग कंसेशन मिला और बेटर रिलेशनशिप विथ मुग़ल इस्टेब्लिश हुआ. सो एग्ज़ाम फैक्ट थॉमस रॉय जो थे वो सक्सीड हुए जहाँ पे हॉकिंस फेल हो गए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सूरत के बारे में. इनके इस्टेब्लिशमेंट को वन बाय वन देखते हैं. सो सूरत 1612. अब बात करते हैं फर्स्ट इंग्लिश सेटलमेंट की, सूरत फैक्ट्री. 1612 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की. ये गुजरात में थी और उस समय ना सूरत मुग़ल एम्पायर का इम्पॉर्टेंट पोर्ट था, इंग्लिश ट्रेड का मेन बेस बन गया. अब आता है कि सवाल कि वाई सूरत इम्पॉर्टेंट? अरब सी के थ्रू ना ट्रेड ईजी था, ओके, और मुग़ल एम्पायर के साथ ना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था और इसीलिए ना सूरत इंग्लिश पावर का स्टार्टिंग पॉइंट बना. फिर उसके बाद आता है मद्रास 1639. ओके, इसके बारे में भी देखते हैं. तो अपना इंग्लिश वेस्ट कोस्ट से ना साउथ कोस्ट की तरफ बढ़ने लगे. ठीक है, 1639 में ना फ्रांसिस डे और एंड्रयू कोगन ने लैंड ओब्टेन की. यहाँ इस्टेब्लिशमेंट हुआ मद्रास का और 1640 में बनाया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज. ये ना साउथ इंडिया में इंग्लिश पावर का मेजर कोर्ट बना, मतलब सेंटर बना. कोर्ट नहीं, सेंटर. ओके, सो एक एग्जांपल से इमेजिन करो, जैसे आज किसी बिजनेस का ना रीजनल ऑफिस होता है, उस ज़माने में फोर्ट्स और फैक्ट्रीज़ वही काम करते थे. तो मद्रास
इंग्लिश का ना साउथ इंडिया हेड क्वार्टर बन गया। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं बॉम्बे 1661 में। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि बॉम्बे ओरिजिनली ना पोर्तुगीज़ के पास था। 1661 में पोर्तुगीज़ की प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा की शादी हुई किंग चार्ल्स सेकंड के से। ठीक है, तो मैरिज गिफ्ट जिसको डाउरी दहेज कहते हैं, उसमें ना उसको बॉम्बे दहेज में दे दिया, इंग्लैंड को मिल गया। अब सोचो, मतलब ठीक है ये तो हिस्ट्री हमें पढ़ना है, बट सोचो कितना आयरनी है। मतलब देश हमारा, जगह हमारा, सब हमारे, पर कोई दो अलग बंदे आते हैं और वो बंदे हमारे देश को दूसरों को दे रहे हैं कि ये टुकड़ा तुम्हारा। मतलब है वो किसी और का और है तो हमारा, बट वो एक दूसरे के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। दहेज के नाम पे उन्होंने बॉम्बे इंग्लैंड को दे दिया, मतलब वही इंग्लिश को दे दिया। ठीक है, इमेजिन आज किसी शादी में सिटी गिफ्ट कर दी जाए। स्ट्रेंज लगता है ना, मतलब गिफ्ट कर दो, तुम क्या है, मतलब गिफ्ट कर सकते हो बट ऑब्वियसली तुम वहाँ रूल नहीं कर सकते। अब स्ट्रेंज लगता है, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा हुआ था। 1668 में किंग ने बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। बॉम्बे ग्रेजुअली एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट और नेवल बेस बन गया। फिर आता है बंगाल 1651 ऑनवर्ड्स। तो अब इंग्लिश को समझ आ गया था कि बंगाल ना इंडिया की रिचेस्ट रीजन है, तो उन्होंने ना बंगाल में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। इम्पॉर्टेंट बंगाल फैक्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें थे जैसे हुगली 1651 में, ओके, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन बंगाल। फिर था कासिम बाज़ार 1657, यहाँ ना टेक्सटाइल ट्रेड सेंटर डेवलप हुआ। पटना 1658 ओपियम और सॉल्ट पीटर ट्रेड हुआ। बालासोर 1667 उड़ीसा ट्रेड सेंटर यहाँ पे बना। ये सब यहाँ से 16 ये वाला ये बंगाल का है। ठीक है, अब आता है कि वाई बंगाल इम्पॉर्टेंट। स्टूडेंट अगर आज इंडिया का इकोनॉमिक पावर हाउस चूज़ करना हो तो आप मुंबई बोलोगे, बैंगलोर बोलोगे, दिल्ली बोलोगे, है ना। उस ज़माने में ना बंगाल कुछ ऐसा ही था, रिचेस्ट प्रोविंस था। यहाँ पे टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, ट्रेड सब कुछ था, और इसीलिए इंग्लिश ना बंगाल में स्ट्रांग होना चाहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश एक्सपेंशन के टाइमलाइन को वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। क्विक स्टोरी फॉर्मेट में टाइमलाइन समझते हैं। 1600 में चार्टर ग्रांट मिला, 1608 में हॉकिंस आए, 1612 में सूरत फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया, 1615 से 1619 थॉमस रो आए, 1639 में मद्रास ऑब्टेन किया। ठीक है, 1661 में बॉम्बे एक्वायर किया, 1668 में बॉम्बे लीज पे दे दिया कंपनी को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1651 ऑनवर्ड्स बंगाल फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई। 1686 में परमिशन टू ट्रेड अक्रॉस इंडिया मिला, एंड 1717 में फर्रुखसियार ने फरमान दिया। अब बात करते हैं क्या फरमान दिया उसने। 1717 में इसने ना फर्रुखसियार ने एक फरमान दिया। ये ना एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक है कि 1717 में मुग़ल एम्परर फर्रुखसियार ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान दिया। हिस्टोरियंस ना इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मेन बेनिफिट ये था कि ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल, मतलब कंपनी को ना कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। दस्तक सिस्टम स्टैब्लिश किया, मतलब कंपनी पासेस इशू कर सकती है, गुड्स ना फ्रीली मूव कर सकते हैं। लैंड रेंट का राइट दिया, मतलब फैक्ट्रीज़ के लिए लैंड रेंट पर मिल सकती है। स्पेशल ट्रेडिंग प्रिविलेज दिया कि इंग्लिश ट्रेडर को जो है ह्यूज एडवांटेज मिल गया इससे। अब एक एग्जांपल इमेजिन करो, सोचिए मार्केट में 10 दुकानें हैं, सबको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन एक दुकान को ना गवर्नमेंट बोल दे कि तुम टैक्स मत दो, कौन ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा? ऑब्वियसली वही शॉप, है ना। एग्जैक्टली यही एडवांटेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्री का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सूरत 1612 में फर्स्ट फैक्ट्री था ये इनका। मसूलीपट्टनम कोरोमंडल कोस्ट पे है, इसका इंपॉर्टेंस यही है। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज स्टैब्लिश हुआ। बॉम्बे में नेवल बेस बना। हुगली में फर्स्ट बंगाल फैक्ट्री स्टैब्लिश किया। कासिम बाज़ार में टेक्सटाइल सेंटर बनाया। पटना में ओपियम एंड सॉल्ट पीटर बनाया का सेंटर, एंड बालासोर में ट्रेड सेंटर बना। ठीक है, अब आता है कि वाई वॉज इंग्लिश कंपनी बिकमिंग पावरफुल, क्यों पावरफुल बना। नोटिस करिए कि इनके पास स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क था, मुगल का परमिशन मिल चुका था, स्ट्रैटेजिक पोर्ट सारे इनके थे, बेटर डिप्लोमेसी थी, और इकोनॉमिक प्रिविलेज भी साथ में इनके थे। मतलब इनको तो मतलब 4 चांद लग रहे थे, इनके हर तरफ से इनके फ़ायदे हो रहे थे, है ना। ये सब मिलकर कंपनी को ग्रेजुअली पावरफुल बना रहे थे।
और अभी ये रूलर बने भी नहीं है, मतलब ये रूल शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन फाउंडेशन इनका रेडी हो चुका है। सो इफ़ वी क्विकली रिवाइज, सो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई 1600 में। हॉकिंस फेल हो गए, उनको प्रिविलेज मिला इंडिया में, मतलब फेल हो गए प्रिविलेज लेने में। फिर थॉमस रो आते जिनको सक्सेस मिला। सूरत जो है फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई इंडिया में। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज इस्टेब्लिश हुआ और बॉम्बे को दे दिया पोर्तुगीज़ ने इंग्लिश को। फिर वापस उन्होंने इंग्लिश ब्रिटिश ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पे दे दिया। बंगाल ना ईस्ट इंडिया कंपनी का मेजर ट्रेड सेंटर बना। एंड देन फर्रुख सियार का फरमान आता है जो और ऊपर से 4 चांद लगाए उनके कामों में, ठीक है। दस्तक प्रिविलेज दिया कि आप ना ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो इंडिया में, ये बात हुई। सो इसको अगर हम एक लाइन में समराइज़ करें, सो पोर्तुगीज़ डिस्कवर द रूट, डच डोमिनेट ट्रेड फॉर अ वाइल, बट इंग्लिश बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ एन एम्पायर। ओके, सो कमेंट सेक्शन में आप आंसर देना कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सक्सेस में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर किसका था? सूरत फैक्ट्री का, थॉमस रॉय का, बॉम्बे का या फर्रुख सियार का फरमान? अपना आंसर ज़रूर बताना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रेंच इन इंडिया को डिटेल में। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।